शुरू कर दूंगा। सो गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बार पहले कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आ रही है और दिखाई दे रहा है। इज दैट ऑडिबल एंड विजुअल प्रॉपर्ली? यस मैम। गुड मॉर्निंग शालू, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आप शायद कल की क्लास में नहीं थे। नो मैम, नॉट रियली। जितना करा था उसमें कोई डाउट है? नो मैम। बाकी लोगों को जितनी चीजें अभी तक पढ़ी उसमें कोई डाउट है आपको? मैम डायरेक्ट बता दीजिए। डायरेक्ट बता, उसमें क्या क्या नहीं समझ में पहले बताओ। अच्छा, उसमें क्या समझे है पहले बताओ। उसको जो टर्म्स है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैम। जो समझा क्या क्या है उसमें? मतलब कुछ तो समझा होगा ना, क्या क्या समझा इतना बता दीजिए। बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो 4 पार्ट में है। और मैम आगे की चीजें और मुझे नहीं समझ में आ रही। बस इतना पता है कि डीपीएस पे पार्ट 4 में, और कुछ नहीं पता है। हाँ मैम, उसका जो टर्म्स है ना, जो मतलब किया हुआ है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ में आता। आई गेस पायल को अच्छे से आता। पायल ऐसा आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? Ma'am, directive principle basically means some regulations and which should be followed by the state while they are making new policies. That's the basic thing about it. And then it has that's the gist of it. And then there are categories under this, which include socialist principles, Gandhian and liberal. Is it enforceable? Which one, ma'am? DPSP is DPSP enforceable or not? No, it can't be enforced. No, it can't be enforced by the Supreme Court. It cannot be. Okay. And else? Anything else? Now it has 3 categories, which includes the socialist principle, which basically means reach to unreached, basically to those people who are not getting all the opportunities. Exactly. And Gandhian principle, which includes all the Mahatma Gandhi's main ideals, and liberal intellectual, which means that every whatever a person is getting, all his opportunities should be based on their merits. Very good, very good. और भी कुछ बताना है आपको? Although you have completed, although you have summarized, very good. And who has asked? I guess Shalini has asked, no? Shalini? Yes ma'am. थोड़ा सा समझ में आया आपको? देखिए क्या है ना, वो जो 3 टर्म्स है वो समझ में मैं बता रही। मैंने आपको बताया था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई तो कहाँ से शुरुआत हुई थी कि विद इंडिया। तो पार्ट 1 में बताया गया इंडिया, दैट इज भारत। फिर उसके बाद हु कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आपको बता दिया गया पार्ट 2 में। पार्ट 3 में बोला कि सिटीजन है इंडिया है तो उनको कुछ राइट्स दे देते, तो फंडामेंटल राइट बता दिया गया। अब सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए स्टेट कैसे काम करेगी, उनको डायरेक्शन दी गई कि आप कैसे लोगों का वेलफेयर होगा, आप इसी के अकॉर्डिंग लॉ बनाइए। So that particular direction is known as DPSP. This is the gist. अब DPSP को पढ़ने के लिए मतलब for the sake of us only, हम अपने DPSP को
3 पार्ट्स में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक तो हो गया आपका गांधी प्रिंसिपल जो महात्मा गांधी के आइडियल पे बेस्ड है, ठीक है, जैसे कि आपका पंचायत महात्मा गांधी लोकलाइजेशन की बात करते थे तो आर्टिकल 40 ये महात्मा गांधी का प्रिंसिपल हो गया। वो ये आपकी काउ प्रोटेक्शन की बात करते थे, हो गया काउ विजिलेंस की बात करते थे, दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इज नोन एज आर्टिकल 48 राइट। उसके बाद लिबरल पॉलिसी का मतलब होता है सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो लिबरल पॉलिसी की अकॉर्डिंग टू द मेरिट, मतलब सबको एक पैरिटी पे ला देता है, फिर मेरिट पे डाल दो कि जिसके जैसे मेरिट होगी उसको अकॉर्डिंग चीजें मिल जाएगा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज लिबरल पॉलिसी। तो लिबरल पॉलिसी में कुछ आर्टिकल्स डाल दिए थे आपका आर्टिकल 39 है ना, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दो या इक्वल सैलरी सबको दो। और जो आपका लास्ट है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट मतलब रीच टू द अनरीच, जिस तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, जो जहां तक चीजों की एक्सेस नहीं है वहां तक चीजों की एक्सेस पहुंचाना है। सपोज कि मान लो कि मैं कोई पर्सन हूँ जो डाउन टू सेक्शन से बिलोंग करती हूँ, है ना। अब मेरे पास क्या है कि रहने के लिए घर ही नहीं है, तो बरसात होती है तो मैं पन्नी वन्नी बांध के रह रही हूँ, बरसात आई पन्नी उड़ गई और मैं भीग रही हूँ मेरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो वहां तक जो फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट ने नहीं पहुंचाई, पर मैंने अपना वोट गवर्नमेंट को किस लिए दिया है कि जो मेरी बेसिक नीड है जिसको फुलफिल करना, मतलब जिसके बिना सर्वाइवल एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, वो चीजों को मेरे तक पहुंचाना ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट क्या लेके आएगी, इंदिरा आवास योजना लेके आएगी, है ना। तो जिनको घर वर नहीं है उनको घर वर देने का काम करेगी। मान लो मेरे हेल्थ केयर की फैसिलिटी इतनी वीकेंड है कि मेरे को सर्दी हो जाती है तो मेरी तबियत खराब हो जाती है, तो वहां तक लोगों के लिए क्या लेके आएगी, वो बहुत सारे जो आपके फैसिलिटीज होते हैं, हेल्थ फैसिलिटी सारे का काम करेगी, है ना। मान लो कि मेरे को फूड सिक्योरिटी की दिक्कत है तो वो फूड सिक्योरिटी बिल और फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आएगी, जिसमें बोलेंगे कि आप जो हेड ऑफ द फैमिली की विमेन उनकी उनको जो है राशन दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उस डीपीएसपी को क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद जो डीपीएसपी है, अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वो इतने सारे, मतलब आपको आपने देखो ना मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़ देशवासी, तो 125 करोड़ लोगों के सबके लिए वो काम कर पाए, हो सकता है वो पॉसिबल ना हो एट अ टाइम, ठीक है। तो इसके लिए इसको ये बोला गया कि ये डीपीएसपी इज नॉन इन्फोर्सिबल। जैसे डीपीएसपी में बोला गया कि सबको काम दो, अगर यही काम इसको ये कर देते हैं कंपल्सरी, ये सबको काम देना कंपल्सरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो सपोज तो आप लोग एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि भाई मुझे ना नौकरी नहीं दी सरकार ने, तो इसको नॉन इन्फोर्सिबल बनाया गया कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब उसको लगेगा कि उसके पास फैसिलिटीज है क्या क्या देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाएगी। तो दिस इज नॉन इन्फोर्सिबल इन द सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? तो ओवरऑल दिस इज द क्रक्स ऑफ डीपीएसपी। बाकी अलग अलग आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने आपको टिक करा दिए, उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आई गेस नाउ आई हैव क्लियर्ड। आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें? अच्छा, और कोई डाउट और कुछ इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट? एनीवन? मनीषा, मोहम्मद अमान, अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्लास में? समझ में आ रही चीजें? और बाकी लोगों का, प्रीति, पूजा, नंदिनी? सब कुछ। तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने कल शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट को का हमने आपको बताया था इलेक्शन कैसे होता है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? proportional representation. Very good. Proportional representation. अच्छा, what is the basic qualification, basic minimum qualification to be a president of India? क्या होगा? I think SAF is not there. SAF नहीं है आज की क्लास में। Citizen of India, complete 35 year, is qualified for election of Lok Sabha, should hold any office of profit under Government of India. Very good, very very good. फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम कैसे करते हैं, आपको कोई बताएगा? वो व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है? हालांकि वो पूछे नहीं, बट अगर आपको याद हो तो कैसे हम सिलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, वोट वगैरह कैसे देते हैं? एनीवन? वैसे देते हैं जैसे कि जाते बैलेट पेपर पे आप जाके वोट कास्ट करते हैं, उसी तरीके से देते हैं या कुछ और तरीका है? No, ma'am. Initially, since we elect representatives from almost every part of the country, so they are the members. So initially, few members are selected who are the nominees for being the president.
Now an Very good. election is now among them. Basically, initially all the representatives that are voting, they should arrange them in a sequence according to their preference for those nominees. And Very after good. that, the one with the lowest preference, he is going to be ejected out. And the rest of the nominees, it is done again in the similar manner. And eventually, the one who has the highest number of preferences as the nominee will become the president. Very good. पायल आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे? Very Ma'am, good. I am from chemistry. I've done masters in chemistry. Very good. Since you are a student of chemistry and see the pace you are maintaining in the political science, in the polity, very very good. I think you should work very very hard. मतलब मुझे लगता है कि you can beat the challenge in your very very first goal. Ma'am, but You have the actually, caliber. I am a little biased towards the banking. Means I think that it कोई is बात easier नहीं. for. If Otherwise, you are biased, I like. Otherwise, you teach really well, so it's very easy to understand. So अरे that's नहीं why. नहीं, एक्चुअली वो तो देखो सबको पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोगों के आंसर से ही पता चल जाता है कि who has the potential. That's why I'm telling you. So it's my suggestion कि आप उसको थोड़ा सा लें. बाकी सब्जेक्ट्स आपके कैसे चल रहे हैं? I like maths a lot. I'm fine with English and I have good reasoning. So that's why I think that banking will be a little in a shorter period of time. I will be able to clear it. And लेकिन otherwise, I SSC, must I wanted initially to go for civil services, but since I've already done my master's, I thought that it will take a longer period of time. No, So no. I just I don't think so. dropped it. It depends on the person to person कि आप कितना पेस मेंटेन कर पा रहे हो. And I think you have the caliber, you can beat. और जब आप गोल बना ही रहे हो तो बड़े से बड़ा बनाओ ना, जितना बड़ा से बड़ा बना सको. तो जब आप अचीव कर रहे हैं तो साल भर का टाइम दीजिए और बड़े से बड़ा गोल अचीव करिए. जब मुझे आपके अंदर वो कैलिबर दिख रहा है तो आपको अपने अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे लगता है you can beat the SSC in a very first go. Trust me. And you should continue. Sure, ma'am. I will try then. I will try then. Thank you. You do not have to try, you will have to clear. Yes. Okay. चलिए आगे. अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये यहाँ तक आपको बता दिया था कि बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक. बट इन केस कभी ऐसा लगता है कि अब जो प्रेसिडेंट है वो हमने चुना कितने टाइम के लिए, 5 इयर्स के लिए, राइट. बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं कि 5 इयर्स के पहले ही प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा रहा है. तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? एक तो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है. अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो वो स्वर्ग से बैठ के तो नहीं प्रेसिडेंट रहेंगे, तो उनकी पोस्ट से हट जाएंगे. सेकंड को अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए, अब वो रहना ही नहीं चाहते हैं. थर्ड कंडीशन ये होती है कि कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अगेंस्ट है, समथिंग व्हिच इज टोटली अगेंस्ट इन द वैल्यू अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कोई भी चीज ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू के अगेंस्ट जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है. और जिस प्रोसेस से आप प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाते हैं उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं. जिस पोस्ट से सिलेक्ट किया वो हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. जिस तरीके से उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाएगा उसको कहते हैं प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है. अब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? पहले तो क्या है कि अब आप किसी मतलब बबलू और पप्पू को तो हटा नहीं रहे, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा रहे हैं. तो सबसे पहले कि उसका एक मतलब किसी भी हाउस में ये लेके आएंगे कि नाउ वी वांटेड टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोस्ट, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है. तो जब उनको हटाना होगा तो एटलीस्ट 1/4 मेंबर, मान लीजिए कि लोकसभा में 100 लोग हैं, लेट्स से, वैसे तो 545 है पर वो कैलकुलेशन आपकी मुश्किल होगी, तो समझ लीजिए कि लोकसभा में 100 लोग हैं, ठीक है. तो 1/4 लोग इस बात को प्रपोज करेंगे, ये चीज ये लेके आएंगे लोकसभा में कि दैट द प्रेसिडेंट इज नॉट फॉलोइंग देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग के अनुसार अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है तो उनकी पोस्ट से हटाया जाना चाहिए. तो 1% अगर बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 1/4 मेंबर शुड हैव टू प्रपोज दिस पर्टिकुलर बिल, ठीक है. तो अगर लोकसभा में 100 लोग हैं, एटलीस्ट 25 पीपल शुड प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर बिल कि हमें प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाना है. जब ये बिल आ जाता है किसी भी हाउस में, मतलब ऐसा नहीं कि लोकसभा में मैंडेटरी है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी दिया सकता है. अब ये सबमिट हो गया, जब ये रिसीव हो जाता है तब मतलब इसके बीच में 14 डेज का पीरियड रखा जाता है कि मतलब मान लीजिए कि आज कितनी डेट है, सपोज कि आज 1 जून है, मतलब आज नहीं तो फिर कैलकुलेशन मुश्किल होगी बार बार जोड़ने में. तो सपोज करिए कि आज 1 जून है तो 14 जून तक केवल रेजोल्यूशन चलता रहेगा.
यानी कि बाकी लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनको बताया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये जो 14 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जब पहले आपके वो बिल्कुल आ दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे सबको पता चल गया 14 दिनों में, ये बात तो समझ में आ गई, प्रेसिडेंट को भी पता चल जाएगा कि आपके अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट का जो बिल है वो आपके हाउस में रखा जा चुका है। 14 डेज का ये पूरा पीरियड हो गया। अगर इस बीच प्रेसिडेंट को कुछ लगता है तो वो अपनी बातें मेंबर्स को बता नहीं सकते हैं कि नहीं ये बिल लाया क्यों गया है, ये सारी चीजें का भी प्रेसिडेंट को पूरा राइट है। अगर इम्पीचमेंट लाया है तो प्रेसिडेंट को ये पूरा राइट है कि वो ये समझे और ये जाने कि उनके लिए ये सारा जो रेजोल्यूशन है क्यों मूव किया गया है। इसके अलावा जब लोकसभा या राज्यसभा में उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसीजर चल रही होगी तो वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठ भी सकते हैं, मतलब कि बैठ के डायरेक्ट अपने जो इम्पीचमेंट का जो उनका प्रोसीजर है वो सुन भी सकते हैं, है ना, कि वो चाहे तो लोकसभा राज्यसभा में उसका प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये रही कि 1/4 मेंबर उस बिल को लेके आएंगे, हाउस में रखेंगे। 14 डेज का एक ग्रेस पीरियड रहता है। 14 डेज के ग्रेस पीरियड के बाद इस पर्टिकुलर बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है, जिस दोनों ही हाउसेस में। सपोज कि लोकसभा में आया तो लोकसभा के मैंने क्या बताया था आपके स्पेशल मेजोरिटी की 2/3 यहाँ पे फेडरेशन को तो नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इसको स्टेट से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई बिल लोकसभा में लाया गया है तो इन्वेस्टिगेशन टीम राज्यसभा में बनती है, और राज्यसभा में बिल लाया गया है तो इन्वेस्टिगेशन टीम लोकसभा में बनती है। ये इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जो एलिगेशन आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लगाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेबल टू होल्ड दिस पोस्ट, तो ये जो आपने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब सपना है कि नहीं आप रामनाथ कोविंद जी शुड नॉट हैव टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके अगेंस्ट मान लीजिए कि मैं लोकसभा हूँ, मैंने आपके ये सारा कुछ बोल दिया, तो राज्यसभा वाले ये चेक करेंगे कि जो लोकसभा ने एलिगेशन लगाए वो सही लगाए हैं या नहीं, ठीक है। और राज्यसभा ने अगर ये बिल लाया है तो लोकसभा वाले लगाए देखेंगे कि इफ दिस बिल इज टोटली एग्रीइंग द एलिगेशंस और नॉट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो अपोजिट हाउस सिलेक्ट करता है। मान लीजिए कि लोकसभा में पूरा बिल पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, ये नहीं ये जो है द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा। सपोज कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। अब जब ये दोनों जगह से पास हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या कोई ऐसी पोस्ट जैसे हमने देखा था पार्लियामेंट में कौन कराता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट। अब तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ही बिल लाया गया है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही अगला हाउस उस बिल को पास कर देगा, प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं होती जो उनको रिमूव करे। जैसे ही बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपने आप अपने पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर समझ में आया? क्या हुआ कि किसी एक हाउस में बिल आएगा जो कि 1/4 मेंबर लेके आएंगे। 14 डेज का ग्रेस पीरियड होगा। इस बीच प्रेसिडेंट को अगर कुछ भी लगता है तो वो अपनी बातें बोल सकते हैं हाउस में आके, उसके बाद हाउस में काम करना शुरू होगा। हाउस में जब होगा तो एटलीस्ट स्पेशल मेजोरिटी, दैट मींस 2/3 मेजोरिटी बिल को पास करना होगा। अपोजिट जो हाउस होगा वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगा। जब हाउस इस बिल को पास कर देगा तब वो अपोजिट हाउस में जाएगा। जब वहां पे बिल पास हो जाएगा, दोनों जगह स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट अपने आप उस पोस्ट से हट जाते हैं। इतनी बातें समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? Is there any doubt regarding this? Then you can ask, otherwise we will move forward. Clear मैम। इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे देखिए कि इतने समझने के बाद अब देखते हैं पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, कि क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ड्यूटीज है किसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा कि एक तो होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आपके आर्टिकल 55 में गिवन है, वो कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ द डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी क्लियर बेटा? शांत। आई थिंक कि 1 जून से आपका वो खत्म ही हो जाएगा ये लॉकडाउन वगैरह, तो जब इंस्टीट्यूट से चीजें चलेंगी तो इट विल बी मच मोर फीजिबल फॉर बोथ ऑफ अस, इज इट नो? आप लोग जाएंगे ये सारी बैच ऑफलाइन की? आप सारे बच्चे ऑफलाइन के हो या आप लोगों ने ऑनलाइन लिया है एडमिशन? शालू का तो मुझे पता है, आप लोगों का, नंदिनी, पायल, प्रीति ऑनलाइन है आप लोगों का। अच्छा
क्या पता ऑफलाइन को फिर ये लोग ऑनलाइन में मर्ज कर दें। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि एक आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 55 जो कि बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अगर आपको बनना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो 50 लोग आपको प्रपोज करेंगे और 15,000 रुपीज आपको आरबीआई में डालना होगा। फिर जिस प्रोसीजर से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करते हैं उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि बेसिकली कोटा कैसे डिसाइड होता है, एमपी का कोटा कैसे डिसाइड होता है, एमएलए का कोटा कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, ताकि जो वोट है वो इक्वल हो जाए, वोट पे पैरिटी आ जाए। फिर प्रोसीजर हमने समझा कि you will have to give a sequence, you will have to arrange them in order, right? फिर उसके बाद हमने समझा कि टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना होता है, वैसे तो 5 ईयर होता है, लेकिन अगर वो रिजाइन कर देंगे तो वो पहले ही हो जाएंगे। फिर अभी हमने समझा कि अगर प्रेसिडेंट बन गया है और उसको उसकी पोस्ट से हटाना है तो उस प्रोसीजर को हम इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट की क्या प्रोसीजर होगी, यहाँ तक की बातें हमने समझ ली। अब इतनी मारामारी हो क्यों रही है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है प्रेसिडेंट के पोस्ट का, तो जरूर मतलब कुछ तो उसके अंदर ऐसी बात होगी ना, कुछ तो ऐसा पावरफुल पोस्ट होगा जिसकी वजह से हम प्रेसिडेंट को इतना वेटेज दे रहे हैं, उसको सिलेक्शन में भी, उसको हटाने में भी। तो अब देख लेते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को हम ये 8 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। 8 पार्ट्स में आपके पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। देखिए ये वाला ऑर्डिनेंस और इमरजेंसी, इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी तो सब अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का क्या मतलब होता है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी दैट इज ओवरलैपिंग डेमोक्रेसी। ओवरलैपिंग डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं है, सेग्रीगेशन बिटवीन यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई सेग्रीगेशन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब जो मेंबर्स हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं तो वो जो है लेजिस्लेचर के पार्ट हो जाते हैं, जब वो मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो जाते हैं। तो दैट मींस कि दैट देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में ओवरलैपिंग है इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। जैसे इंडिया जैसे जो डेमोक्रेसी वहां पे आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैपिंग देखी जाती है। अब पहला है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब यहाँ पे अभी उसका लेजिस्लेचर पावर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे कोई बिल अगर पास होगा, जब कोई बिल आपका लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, साइन करने के बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बिल प्रणाली के प्रोसीजर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के काम करते हैं, यानी कि बिल प्रणाली के प्रोसीजर मतलब कि जैसे कि मंत्री फूड सिक्योरिटी का बिल आया, लोकसभा ने पास कर दिया कि हाँ सबको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा सर आप साइन करो, पर्टिकुलर एक्ट बन जाए। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर क्या है, इन द मेकिंग ऑफ द बिल, इन द मेकिंग ऑफ द बिल, दिस इज द बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब ही इज द हेड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो सबसे की पोस्ट है वही उसको हेड कर रहे हैं। तो जो वहां पे ये इसको बेसिकली हेड कर रहे हैं, पावर ऑफ पार्डन नहीं दिया इसमें, हाँ ठीक है, जो वहां पे वो अपनी पावर को हेड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बायलैटरल टॉक्स हो गए किसी कंट्री के साथ, या कोई ट्रीटी या कोई अमेंडमेंट साइन हो गया, तो जब वहां पे जहां पे वो कानून बनाने के अपार्ट कोई काम करते हैं तो वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो जाता है, राइट। जैसे कि सपोज करिए कि किसी यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर वगैरह हो सकते हैं, तो ये सारा क्या हो जाता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया जब वो ट्रीटी वगैरह के लेवल पे काम करते हैं। अगला जो पावर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर, ये है पावर ऑफ जस्टिस। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अभी निर्भया वाले केस से आप समझो, तो निर्भया वाले केस में क्या हुआ कि पहले वो केस मतलब आप कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यू विल हैव टू गो इन अ प्रॉपर वे, आप चैनलाइज्ड वे में ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पहले वो केस गया लोकल कोर्ट में, आपको पता है पटियाला कोर्ट का नाम आपने सुना होगा दिल्ली में, तो पटियाला कोर्ट ने उसमें पूरी डिबेट डिस्कशन की कि हाँ इनको मतलब निर्भया केस के जो कल्प्रिट्स हैं इनको हैंग कर देना चाहिए, ठीक। पटियाला कोर्ट के बाद जो भी हमारे यहाँ पे कल्प्रिट होता है ना, कल्प्रिट मतलब तब तक आप कह नहीं सकते हैं जब तक कि बेसिकली वो ये जो कोर्ट है वो उसको प्रूफ ना कर दे कि हाँ ये पर्सन गिल्टी है,
तब तक आप सिर्फ उसको ये कह सकते हैं कि हाँ उस पर आरोप लगा है, उस पर एलिगेशन लगे हैं, लेकिन अभी एलिगेशन प्रूव नहीं हुए हैं, ठीक। तो तब तक आप उसको कल्पिट कह ही नहीं सकते हैं। अब बेसिकली जस्टिस पावर में क्या हुआ कि वो पटियाला कोर्ट गया, पटियाला कोर्ट ने जब उसको बोला कि हाँ इसको हैंग कर देना चाहिए, फिर वो पर्टिकुलर जो पर्सन है उनको लगा कि नहीं चलो हम बच जाते हैं, तो वो हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट ने भी सर्टिफाई कर दिया कि नहीं इनको हैंग कर देना चाहिए निर्भया केस में। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद भी उनके पास रास्ते अभी बंद नहीं हुए थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो निर्भया केस के जो भी मतलब जो भी दोषी थे, जो कल्प्रिट्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट वहां पे पूरी चीजें एक्सरसाइज करती है। तो इसका मतलब है जस्टिस पावर हमारे पास कहाँ कहाँ है, लोकल कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब किसी पर्सन को लगता है कि वो लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों में उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब वो लास्ट जो हमारे यहाँ पे जुडिशरी की जो लास्ट पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दी जाती है। लास्ट पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इनको हैंग कर देना चाहिए, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया कि हाँ ये पर्सन हैंग कर देने चाहिए, ये लोग एक्चुअली कल्प्रिट हैं, तो इनके पास ये पावर दी गई कि आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ कहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है जो पावर जस्टिस की पावर, उसको कहते हैं पावर पार्डन, पावर ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब अगर फांसी की सजा को कोई रोक सकता है तो वो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये बताइए कि क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कभी भी ऑटोक्रेट हो सकता है? हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कोई भी डिसीजन मनमाने तौर पे हमारे यहाँ नहीं लिया जा सकता है। तो हमने अपने इंडिया में कोई पोस्ट ऐसी बनाई ही नहीं है जो ऑटोक्रेटिक हो। ऑटोक्रेटिक का मतलब कि एक ही पर्सन में सारी की सारी पावर लगी हुई है, मतलब एक पर्सन उसी के पास सारी पावर है। ऐसा हमारे इंडिया में कोई पोस्ट ही नहीं कि एक पर्सन जिसके पास सारी की सारी पावर है। तो हमने क्या बनाया है, उस पोस्ट को डेमोक्रेटिक बना के रखा है। डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे लोगों के हिसाब से पावर की एक्सरसाइज होता है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज डेमोक्रेटिक। तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ऑटोक्रेटिक नहीं बनना सकते, राइट। तो अब जस्टिस पावर के लिए क्या करेंगे? तो समान नहीं है, हमारे तो जस्टिस पावर में क्या है कि जो है पावर ऑफ पार्डन है। पावर ऑफ पार्डन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पूछ के ही वो कोई काम करेंगे। तो ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वो क्या कर सकते हैं, जो है पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट भी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकती है। अगर उनको किसी को पार्डन करना है तो कैबिनेट से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछेंगे, क्योंकि जो है आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो ये जिम्मेदारी होती है वो आपके होम अफेयर की है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होती है। इसीलिए जो जस्टिस की पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं तो वो किससे पूछते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस बात को बोल देते हैं कि नहीं रहना चाहिए तो ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये नहीं कि जस्टिस पावर का मतलब होता है, जस्टिस पावर का मतलब होता है पावर ऑफ पार्डन, कि अगर फांसी की सजा को कोई आपका रिलैक्स कर सकता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि फांसी की पावर को भी रिलैक्स कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज आप ये याद रखिएगा कि जो पावर ऑफ पार्डन ना उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है, ऑल्दो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि जो पावर ऑफ पार्डन है वो भी क्लासिफाई है। जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपको फांसी में रखा जाएगा तो पहला तो ये है कि वो एकदम आपको बरी कर दे, क्या आपको हैंग नहीं किया। इसमें एक चीज ये भी होता है कि वो सजा को कम कर दे। सपोज कि कोई लेडी है, वो लेडी प्रेग्नेंट है, मान लीजिए कि हम उसको फांसी देते हैं तो उसकी जो मतलब बेबी है, जो बेबी से कंसीव करके रखा है उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसको भी फांसी मिल जाएगी। तो उसको मतलब बेसिकली सजा ना मिले तो हम बोल सकता है कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मर्सी प्रेसिडेंट क्या बोले कि जब तक ये बेबी नहीं होता तब तक के लिए विमेन को आप छोड़ दो। तो ये सारे उसको कहते हैं रेमिसेंस। नहीं, इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं। जस्टिस पावर में आप ये याद रखेंगे कि फांसी की सजा को भी अगर कोई रोक सकता है तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको जस्टिस पावर या पावर ऑफ पार्डन कहते हैं। आई बात समझ में? आई होप आई एम क्लियर नाउ। बच्चे क्लियर हो गया? बता दीजिए मनीषा, अमनदीप, पूजा, शालू। अब अगला है आपका पावर ऑफ मिलिट्री। पावर ऑफ मिलिट्री का मतलब ये होता है कि जो हमारी तीनों फोर्स है, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी परेड वगैरह होती है तो उसकी जो सलामी होती है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेती है। तो इसमें बेसिकली हमें जानना क्या है कि मिलिट्री पावर मतलब सपोज कि कहीं पे भी आप देखेंगे कोई वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है कि भारत सरकार ने हमला किया पाकिस्तान पे, या भारत सरकार ये सोच रही है। तो ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है? भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज नोन एज द मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया। अगला है आपका डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या है? तो जहां पे भी समझिएगा कि डिप्लोमेसी आ रहा है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है जब मान लीजिए किसी चीज को जब बातचीत से और सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि नहीं आज मेरे को पढ़ना है, आपका मन हो रहा है कि नहीं मूवी देखना चाहिए। अब आप उसको ऐसा कन्विंस करो कि नहीं आजकल तो मूवी में इतनी ज्ञान की चीजें पता चलती है, नॉलेज मिल जाता है। अगर आप वेब सीरीज देखोगे तो आप कई सब जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसको तुम समझ पाओगे। जितना तो पढ़ाई हर चीजों का आंसर पढ़ाई थोड़ी है, तो वो आपकी बातें से बात किससे मान लो, उसको कहते हैं पावर ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, तो जो डिप्लोमेटिक पावर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे टॉक्स होते हैं, जैसे ग्लोबल टॉक, जैसे G20 का नाम सुना होगा, G7 का नाम सुना होगा आपने, सार्क का नाम सुना होगा, अपने नैम का नाम सुना होगा, ब्रिक्स का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या होता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे लोग अपने बातों को डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ डिप्लोमेसी है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा डिस्कशन के बाद जो ट्रीटी या जो आउटकम निकलता है वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन होता है। जैसे सपोज करिए कि जो है हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम रिसेंट में आपने न्यूज में देखा होगा कि हम ईरान में चाबहार नाम का पोर्ट है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वहां पे हमने ट्रीटी साइन की ईरान के साथ। अब ईरान के साथ जो ट्रीटी साइन हुई वो किसके नाम पे साइन हुई? अब भारत सरकार कोई भारत निकल के तो आएगी नहीं भारत नाम का, वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही साइन हुई। अब जो ये तीनों पावर है इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर और इमरजेंसी पावर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जितना हमने आपको बताया आप इसे बताओ कि क्या आपको कहीं से भी इसमें कोई डाउट लगा है? मैम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सप्लेन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब होता है कि वो पावर जहाँ पे वो कानून बनाने का काम नहीं कर रहा है, कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि दो स्टेट हैं आपके, कावेरी और रिवर को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक, वो लोग कावेरी वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइट करते रहते हैं। तो उस फाइट को खत्म करने के लिए आपके बेटा अनम्यूट कर दीजिए बात पहले तो वहां पे क्या है कि एक ट्रिब्यूनल बनाई गई, ट्रिब्यूनल से ये बोला गया कि तुम कावेरी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो ये तुम बनाओ। तो वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिब्यूनल बनाया है, मतलब ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रिब्यूनल बनाई गई। ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो बताए। इसका मतलब यहाँ पे कानून तो नहीं बन रहा है, कानून नहीं बना बल्कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ट्रिब्यूनल एक लॉ है जो कि आपके आर्टिकल 53 में दिया हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, जैसे नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आई एम नॉट क्लियर, आई होप आई हैव क्लियर नाउ। और कोई डाउट? सारा क्लियर हुआ? और कुछ? अमनदीप, मनीषा, मोहम्मद अमान, नंदिनी, क्लियर हुआ इतना? अच्छा, दिल्ली की सबसे खराब चीज क्या है? उनकी गर्मी। अब अगला है प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी तो रोज की सिचुएशन है नहीं, जो कभी हो जाए उसको कहते हैं इमरजेंसी, है ना। तो कभी कभी की सिचुएशन के लिए पावर दी गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि कभी कुछ ऐसी मतलब ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए तो उसको मैच करने के लिए जो पावर दी गई है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दी गई है। इसमें पहली बात है उसकी वो है आपकी नेशनल इमरजेंसी, फिर है स्टेट इमरजेंसी और लास्ट में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको आपको याद कैसे रखना, देखिए दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। 352 में 4 जोड़िए 356, इसमें 4 जोड़िए 360। तो 4 के डिफरेंस क्या है? पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और थर्ड है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? देखिए नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि एक्सटर्नल एग्रेशन, जब कभी ऐसा होता है कि इंडिया पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या मिलिट्री रिवॉल्ट होता है, दो समस्या का बात है। या एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि सपोज करिए कि चाइना ने इंडिया पे हमला कर दिया। अब अगर चाइना इंडिया पे हमला कर देगी, ऐसे में क्या है, देखिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
पूरे इंडिया में, देखिए नेशनल वर्ल्ड का यानी इंडिया किसी एक पार्ट में नहीं, पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगा देगा कि अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है, पूरे इंडिया के लोगों को नेशनल इमरजेंसी लगाना है। बेसिकली होता क्या है इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लागू होती है, आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाइना ने हमारे पे हमला किया, पाकिस्तान समझ लीजिए, पाकिस्तान से तो हमेशा हमले होते रहते हैं। अब ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ये कहीं नेशनल कैलेमिटी ना बन जाए। जैसे आपको याद होगा जब आप अगर मतलब जब आपकी आई गेस 2 या 3 साल आपकी एज होगी तो आपने कारगिल वार के बारे में सुना तो जरूर होगा। रिसेंट में आपके आई थिंक 2000 के एरा में कारगिल वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जब वॉर का लेवल इस हिसाब से हो जाता है, इस हिसाब से होता है कि वहां पे मास एस्केलेशन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की रैपिड डेथ हो सकती है। अब यही नहीं पता कि पाकिस्तान तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी। नेशनल इमरजेंसी मतलब अब आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। अब अभी क्या है कि पूरी की पूरी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो जैसा चाहेगा रूल 7 लगा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट वो दे दें तो आप की बात करेंगे आर्टिकल जिसमें कि कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कैसे भी मतलब फ्रीडम है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो आजकल ये बहुत ज्यादा होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सस्पेंड करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोग कुछ भी बोल देते हैं। हमारे यहाँ पे तो हम बहुत सारा लिबर्टी दे के रखते हैं अपने लोगों को। तो इसमें हुआ कि मान लीजिए कि पाकिस्तान ने हमला किया और आप बोले कि नहीं मेरे को सेल्फी लेनी है, बॉर्डर पे जाके देखिए एक साइड पाकिस्तान मारा, एक साइड इंडिया मारा, तो चलो मैं बीच में खड़े होकर सेल्फी ले लूं। तो इज दिस कॉम्पिटेबल? क्या ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती है? ये सारी चीजें बिल्कुल भी इंप्लीमेंट की नहीं जा सकती हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करी जा सकती हैं, इसलिए क्या हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी में आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये रहा आपका नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है, जो नेशनल मतलब नेशनल बेसिस पे लगाई जाती है कि पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगती है। तो पहला आपका नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। देखिए अभी हमने गवर्नर की पोस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर भी आपने नाम तो जरूर सुना होगा गवर्नर ऑफ इंडिया का, कि जैसे आपके सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वैसे हर स्टेट में गवर्नर होते हैं। ये जो गवर्नर होते हैं ये हर 15-15 दिनों पे यानी एवरी फोर्टनाइट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिसमें इनको ये बताना होता है कि क्या स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है या नहीं, कि क्या स्टेट का रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है या नहीं, ये बताना होता है। कभी राष्ट्रपति की रिपोर्ट पे, कभी भी गवर्नर की रिपोर्ट पे अगर राष्ट्रपति हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये ऐसा लग जाता है कि नहीं अब इस स्टेट का रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलाया जाना मुश्किल है, तो वो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। जब भी मतलब गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इस स्टेट का रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं चलाया जा सकता है, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इसी स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट कहते हैं यानी कि अभी इस पर्टिकुलर स्टेट का जो भी रूल है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलाया जाना मुश्किल है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, कश्मीर में अरे आपकी इंडिया में बहुत प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपसे बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की शुरू की क्लासेस में, कि कुछ लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। आपने नाम सुना आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर का, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला कि ये दिस विल बिकम अ डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब कि भाई ऐसा कभी सिचुएशन ही नहीं आएगी कि कभी ऐसा हो कि स्टेट की गवर्नमेंट को लोग सब कुछ करके अपना गवर्नमेंट ला दे या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। लेकिन फॉर यू सरप्राइज आई एम टेलिंग यू कि अब तक अगर सबसे ज्यादा किसी एक्ट की मतलब किसी मतलब आर्टिकल हुआ है तो वो आपका आर्टिकल 66 है। मतलब एक्चुअली ये था तो इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए, पर बेसिकली होता क्या है कि स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने दिल से नहीं लगा सकते। गवर्नर अपनी रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बट मतलब अगर आपका थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप समझ लीजिएगा कि क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रखाते हैं, और पार्लियामेंट में सरकार किसकी, सपोज करें कि भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनको लगता है कि अच्छा कर्नाटक में हम नहीं जीत पाए तो चलो एक काम करो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो कि जो जीते वो भी एक्सरसाइज ना कर पाए। तो ऑल्दो तो ये बनाया बहुत अच्छे मन से किया था, लेकिन पॉलिटिक्स में थोड़ा पॉलिटी और पॉलिटिक्स में यही डिफरेंस है।
पॉलिटी कुछ आइडियल लेके जाती है और पॉलिटिक्स में आइडियल का बिल्कुल खराब कर देता है। कोई भी आइडियल जहां ना बचे वो पॉलिटिक्स हो जाती है, जहाँ पे आइडियल ही आइडियल वो पॉलिटी हो जाती है। हमें पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटिक्स पे नहीं जाना है। तो बेसिकली इसका जो सबसे ज्यादा मिसयूज है वो आर्टिकल 256 का ही देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, 356 लग जाता है, तो सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट में चली जाती है। प्रेसिडेंट खुद से तो पूरी पावर एक्सरसाइज करते नहीं है। प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस समय मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, और लेट्स से कि अभी आपका आई गेस राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी को कि हम राजस्थान में चले जाएं, तो वो क्या करेगी, वहां पे 356 लगा देगी, तो जो लोग जीते वही एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है आर्टिकल 356 का। आर्टिकल 356 से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, मैचिंग नहीं पूछेंगे। फिर लास्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि कभी ऐसा लगे कि अब इंडिया के पास इतना पैसा नहीं बचा है कि वो पूरे कंट्री का रूल प्रॉपर वे में चला सके, अभी इतने पैसे नहीं बचे हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी में लोगों की सैलरी कम की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, जो भी मतलब जो नेशन के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मेजर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि अब हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं बचे हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का रूल चलाया जा सके, ठीक। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द आर्टिकल नंबर 360, राइट। अभी तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। अब इसके अलावा जैसे कि पावर्स क्या है, मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लगी तो प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन गिव डायरेक्शन। अब नेशनल इमरजेंसी का मान लीजिए चाइना ने हमारे पे हमला किया, चाहे चाइना छोड़ दिया, पाकिस्तान से ही लेके रखे कि सपोज कि पाकिस्तान ने इंडिया में वो कारगिल का वॉर करके रखा, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, किसी भी स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा करिए या ये लॉ लेके आइए या स्कूल्स बंद कर दीजिए या ऑफिस बंद कर दीजिए, ये सारा का सारा जो डायरेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं वो कैसे जाते हैं कि हम लोग जो टैक्स देते हैं इसी टैक्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे आते हैं। अब ये जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि अब नेशनल इमरजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, है ना, तो किस पैटर्न में, मतलब कि अभी जो रेशियो है वो ये है कि 42% जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, मान लीजिए 100 रुपए टैक्स मिले तो 42 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, राइट। अब अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस हिसाब से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो दिस इज आर्टिकल 354, तो दिस इज बेसिकली द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो मैंने आपसे कहा कि हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये हमने पढ़ लिया आपका इमरजेंसी पावर। अगला पावर है आपका प्रेसिडेंट एंड पावर ऑफ वीटो। पावर ऑफ वीटो क्या है इसको समझते हैं कि हमने आपको कहा था कि कोई बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपनी एसेंट दे देते हैं, अपना कंसेंट दे देते हैं कि चलो ठीक है मैं भी मानता हूँ कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं मतलब पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। लेकिन सपोज कि लेट्स से कि मैं खुद को प्रेसिडेंट बना दूं, कि सपोज कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, आप लोग लोकसभा राज्यसभा आप लोगों ने बिल पास करके मेरे पास दे दिया कि मैम अब आप इसको साइन करो, ये बिल एक्ट बन जाए। मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब मान लो कि आपने बिल बनाया, एसएससी पास कराओगे, इसको आप बिल पास कर दीजिए तो जो है बन जाए। हम मुझे लगे कि अरे यार एसएससी पास कराओ, मेरे पास अगर सब लोग एसएससी पास कर गए तो मेरे से पढ़ने कौन आएगा, अब मेरे को पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है, इस बिल को रोकना है। तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे दे के रखी है पावर ऑफ वीटो, कि मैं क्या करूं, इसमें वीटो लगा दूं। वीटो लगा दूं, वीटो मतलब रोक, मैं क्या करूं, इस बिल को रोक दूं। तो रोकने की मेरे पास 4 प्रोसेस है, इन 4 प्रोसेस से मैं क्या कर सकती हूँ, बिल को रोक सकती हूँ। पहला प्रोसेस है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब कि मैंने बोला, आपने मेरे को बिल भेजा, उसके बाद मैं बोलूं कि नहीं बिल एकदम खराब है, वापस से जाओ, इसको साइन नहीं करेंगे। एक्चुअली मतलब फर्स्ट टाइम में किसी मैंने बिल को रिजेक्ट कर दिया कि बिल पास होने लायक ही नहीं है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो। मैंने लोकसभा राज्यसभा को पास करके भेज दिया, ठीक। फुली अबॉलिश, राइट, फुली अबॉलिश। मैंने कहा कि नहीं इसको पास ही नहीं होना, तो आपके पास ही वापस आ गया। अब आप लोग उससे भी ज्यादा चालाक, तो जब तक मान लीजिए कि मेरे पास से गया, मैंने आज कितनी डेट है, आज 28 तारीख है, 28 तारीख को आपने मेरे पास भेजा 28 को, और मैंने वापस कर दिया। अब ये लोकसभा राज्यसभा में वापस आएगा, आप लोगों के पास वापस जाएगा, ठीक। तो अब आप लोगों को लगता है कि अरे यार इसके पास नहीं होंगे क्या, तो आप लोग क्या करेंगे कि 2 तारीख को 2 जून को वापस से मेरे पास ये बिल भेजेंगे
तो 28 तारीख से लेके 2 जून तक ये बिल क्या था, सस्पेंडेड था ना, मतलब यहाँ पे अब ना या एक्ट बन रहा है ना, ये बिल है ना, जब तक 28 तारीख से लेके 2 तारीख तक ये बिल क्या है, गैप है ना बीच में, तो इस गैप को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ने क्या किया ना, तो अपनी असेंट दी, उन्होंने अपनी असेंट तो दी नहीं और बिल भी सस्पेंड रहा, इसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। ठीक, अब ये हो गया सस्पेंसिव वीटो के बाद आप लोग लोकसभा राज्यसभा और आपने आर्टिकल 75 में पढ़ा है कि आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा वापस उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देती है, अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग हो कि वो अपनी एसेट दे ही दे। ठीक, अब आपने मेरे पास भेज दिया, ठीक, कि नहीं अब आपको इसको साइन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, अब वापस से मेरे पास आ गया कि अब आपको साइन करना पड़ेगा, तो अब इसके लिए क्या है, एक है कि क्वालिफाइड वीटो। तो क्वालिफाइड वीटो का जो पावर है वो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइज नहीं करता है, इंडिया के प्रेसिडेंट को क्वालिफाइड वीटो का पावर नहीं दिया गया है। तो लास्ट जो वीटो का पावर है वो है पॉकेट वीटो। अब आप लोगों ने मुझे दे दिया कि नहीं आप इसको साइन करो, तो मेरे पास एक रास्ता है पॉकेट वीटो। पॉकेट मतलब कहते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट में वीटो को डाल दे, प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट में बिल को डाल दे, और पॉकेट वीटो का कोई टाइमलाइन नहीं है। सपोज आपने मुझे एसएससी पास कराओ योजना का बिल मेरे पास दे दिया और मैं उसको पॉकेट वीटो डाल दूं, तो अब मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं इस बिल को पास नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस बिल को पास भी ना करूं, यानी कि अब वो मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। अब तो यही रास्ता है कि या तो लोकसभा बदल जाए, दूसरी किसी की सरकार आ जाए, या कोई दूसरा प्रेसिडेंट बन जाए जो उसको अपना एसेंट दे दे, तो तब तक के लिए वो बिल क्या है, मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो पॉकेट वीटो सबसे अच्छा रास्ता क्या है, पॉकेट वीटो, कि मतलब मैं जब तक कहूँ मतलब हाँ ठीक कर दे, आपने कहा कर दीजिए, हाँ कर देंगे, कब करेंगे, कर देंगे भाई, पढ़ने तो दो, अब ये करने से तो मैं उसको पास ही ना करूँ, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पॉकेट वीटो। समझ में आया वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सबको? शिवम, शालीन, शालू, प्रीति, सोनाली, कोई डाउट है? मैम सस्पेंसिव वीटो बोलना है। सस्पेंसिव कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस बिल को बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं पास करेंगे। आज 28 तारीख है, आपने मुझे भेजा था, 28 तारीख को मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि बिल पास नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली? आप स्क्रीन शेयर एंडेड। हाँ एक मिनट, नहीं अभी तो मैं कुछ नहीं अभी मैंने एक सेकेंड, जितना बताया है बेटा उसमें कोई डाउट लग रहा है तो बताइए पहले। अच्छा इज दैट ऑडिबल? ऑडिबल तो है ना? यस मैम। यस ऑडिबल है। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? Now tell me is that audible and visible properly? इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है पॉलिटी के बाद? ये तो नहीं। क्लास है, अच्छा
नहीं तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। 5 मिनट एक्सटेंड कर लें, कम से कम आज प्रेसिडेंट का टॉपिक आपका खत्म हो जाता। चलिए बस अब एक ही चीज बची है, दैट इज द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ये क्या है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस? ये चीज दी है आपकी आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में गिवन है आपका पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ओके, तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि देखिए कानून बनाता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट अपनी साइन देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि देयर इज ओवरलैपिंग, है ना। हमारे यहाँ पे यूनियन, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैपिंग। एक थोड़ा सा बताते हैं प्रेसिडेंट में जाके काम करते तो एग्जीक्यूटिव पावर, जब लोग जाके कानून बनाते तो जाता है लेजिस्लेटिव पावर। तो और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जब लोकसभा राज्यसभा हमेशा काम नहीं करती है, उनमें होते हैं सेशन मतलब जैसे मॉनसून सेशन, जैसे बजट सेशन, है ना, आपका विंटर सेशन, इसी में वो काम करते हैं। इन केस कभी ऐसा है कि कुछ ऐसे आउटबोर्ड से सिचुएशन आ जाए, जैसे केदारनाथ में आपको याद होगा कुछ साल पहले फ्लड आ गई थी, है ना, डिजास्टर से फ्लड आ गई थी, या कभी भी आपने देखा होगा निर्भया वाला केस हुआ था, है ना। तो कुछ ऐसे आउटबोर्ड सिचुएशन जहां पे जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है और मतलब ऐसा जरूरी है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस आ जाए कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कानून बनाया जाना बहुत जरूरी है कि इस चीज को लेके कानून बन जाना चाहिए। तो ऐसे में आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पावर देती है। इस पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पावर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों हाउसेस चल ना रहे, ना लोकसभा चल रही है ना राज्यसभा चल रही है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी सेशन नहीं चल रहे, ना लोकसभा चल रही है ना राज्यसभा चल रही है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है कि कोई ना कोई कानून ला दिया जाए। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या लेके आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेके आते हैं ऑर्डिनेंस। अब ये जो ऑर्डिनेंस है कितने समय तक वैलिड रहेगा? तो कहते हैं ऑर्डिनेंस आपका 6 वीक्स तक के लिए वैलिड रहता है, मतलब इसकी जो एलिजिबल टोटल ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स तक है। अब हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में एट मैक्स 6 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है पार्लियामेंट का सेशन करा लेना होगा। लेकिन अब हमारे यहाँ तो कस्टमरली चल रहा है कि हम 3 सेशन लेते हैं। बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या बोला है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 मंथ के गैप पे एक सेशन आपका हो जाना चाहिए। तो क्योंकि 6 महीने का गैप है सेशन के बीच में और 6 वीक्स तक आपका जो ऑर्डिनेंस है वो वैलिड है। तो ऑर्डिनेंस की टोटल वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ प्लस 6 वीक आपका कोई भी ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। तो क्या है कि जब प्रेसिडेंट मतलब देखना है कि लोकसभा राज्यसभा का कोई सेशन नहीं चला है और पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी है कि कोई उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कानून हो ही हो, है ना। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस ला देते हैं। ऑर्डिनेंस ला देते हैं और इस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ प्लस 6 वीक रहती है। और जब मान लीजिए कि आप ऑर्डिनेंस आ गया, सपोज कि कोई ऑर्डिनेंस है, मान लीजिए कि निर्भया वाला जो केस था उसमें आपको याद होगा कि एक तो फिर जुवेनाइल था और जुवेनाइल को लेके हमारे यहाँ पे हैंगिंग का कोई भी बेसिकली लॉ नहीं। तो अब जरूरी था कि मान लीजिए कि अभी प्रॉपर चल रहा है, इसमें उनको हैंग कर दिया गया है, लेट्स से कि हमें ऐसा हो गया कि मतलब जरूरी हो गया कि वो तुरंत हैंग करे। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी कानून बनाएंगे कि जुवेनाइल को आपको हैंग करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो जब ये प्रोसीजर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे तो उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, क्योंकि अभी लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं चल रही है तो वो वहां पर रहता है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। लेकिन जैसे ही फिर सेशन चलेगा, मान लीजिए कि 6 महीने के बाद जब भी सेशन आएगा, तब जो भी ऑर्डिनेंस बने होते हैं उस पर डिबेट डिस्कशन करती है आपकी लोकसभा राज्यसभा। ये लोकसभा राज्यसभा उस पर डिबेट और डिस्कशन करती है और ये चेक करती है कि अब ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाना चाहिए या इस ऑर्डिनेंस को अब लॉ में बदल देना चाहिए। फिर लोकसभा राज्यसभा उस पर डिबेट डिस्कशन करेगी। अब लोकसभा राज्यसभा को लगता है कि नहीं, जो ऑर्डिनेंस बना था इस पे हमें प्रॉपर लॉ ला देना चाहिए, तो क्या करेगी? उसी ऑर्डिनेंस को आपके लॉ में बना देगी। और अगर लगता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं तो वही ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? तो ऑर्डिनेंस की पावर आप याद रखिएगा, आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस की पावर आप याद रखेंगे क्या कि कब चलता है? जब सेशन में जो है आपका जब सेशन ना चल रहा हो तब। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो 6 मंथ प्लस 6 वीक इसकी वैलिडिटी होती है। ये आपका प्रेसिडेंट का लास्ट टॉपिक था। आर्टिकल 72 आपके हमने वो जो पावर ऑफ पार्डन है वो बताया था। पावर ऑफ पार्डन मतलब कि जब सेंटेंस बोले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये पावर ऑफ पार्डन। पार्डन मैंने आपको बताया था 5 टाइप होते हैं, हालांकि इतने डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, इनके आप जाने से पार्डन होता है जब कंप्लीटली बोलते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं।
ठीक है, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ पार्डन। जब मेरी जो बेसिकली कोई सजा है उसको मान लीजिए कि मेरे को हैंड किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेरे दया आ गई, वो बोले कि नहीं नहीं हैंड मत करो, तो कहते हैं कॉम्पिटिशन। रिप्राइज मतलब कि सपोज कि कोई मदर है, उसका बेबी होने वाला, तो रिप्राइज मतलब कि अब इसकी पेट से बेबी को ना हो जाए, तो रिस्पाइट मतलब एक काम करते हैं, जब तक कि बेबी नहीं हो जाता तब तक कि उनको बाहर दो। रिस्पाइट मतलब सजा को क्या कर देगा, तो थोड़ा जो सजा है उसकी जो नेचर है उसको चेंज कर देगा। मतलब मान लीजिए कि मेरे को हैंगिंग दी जा रही है, अब मैं बोलूँ कि मतलब मेरे मम्मी पापा के सामने ये ना हो या ये सारी चीजें, मतलब जो मेरी रिक्वेस्ट है, जब उसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ले लेते हैं तो कहते हैं रिस्पाइट, और तो पावर को कम कर देते हैं। डेमिशन मतलब होता है, डेमिशन मतलब सब्सट्रैक्ट, यानी कि अगर मान लो कि मेरे को लाइफ टाइम की सजा मिली, मेरे को लाइफ टाइम का जो होता है 14 साल का होता है, और मेरी उम्र है 84 ईयर्स, अब मेरा जीवन बचा क्या है कि आप 14 साल मुझे सजा दे दो, तो ये तो अपने आप में ही सजा है कि 84 ईयर्स ओल्ड होकर मेरे को फांसी दी जाएगी। उस पर क्या करते हैं, डेमिशन मतलब कम कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि चलो 4 साल इनको दे दो, तो खुद ही मौत के होते हैं। जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है आर्टिकल 72, इसमें पावर ऑफ पार्डन दी गई है। ये जब सुप्रीम कोर्ट से भी किसी को ये नहीं लगता, किसी को ये लगता है कि नहीं मतलब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो लास्ट रिजल्ट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आके पार्डन कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ का जितना भी टॉपिक था वो आज कल मिला के हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, ये क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया है? एग्जामिनेशन, इवन तो आप एसएससी के अलावा भी कोई एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन इतने में से आना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, यूपीएससी का थोड़ा सा लेवल हाई है, बाकी आपका स्टेट लेवल की भी चीजें हमने तैयार कर ली हैं। आप बताइए कि क्या चीज आपको डाउट लग रहा है, कोई चीज ऐसी लगती है जो नहीं समझ आ रही है? इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके बियॉन्ड आपको पेपर करने की जरूरत है। रिप्लाई मतलब कि ऐसा मान लीजिए मेरे को सजा मिल गई है जीवन भर के लिए, रिप्लाई मतलब मैं बोल दूं कि अरे सर मतलब मेरे को आप जीवन भर के लिए सजा मत दो, या आप कम कर दीजिए, मैं कुछ कंपनसेशन दे दूंगी, मैं जो है जेल के लिए कुछ करूँ, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ इनको थोड़ा सा कंपनसेशन दे दिया जाना चाहिए। मैं बताऊं कि मैंने एक ही बुरा काम किया तो देखो ना 10 अच्छे काम भी तो खेल के रखते हैं। जैसे सलमान खान ने कहा मैंने बीइंग ह्यूमन भी करके रखा है, मैंने कितने लोगों को जेल से निकाला दिया है। उस बेसिस पे जब प्रेसिडेंट को सजा आ जाए तब वो जो करते हैं वो सजा बीत रही है। अमान क्लियर हो गया? इधर से साक्षी, प्रीति, पूजा, पायल, मनीषा, अमनदीप, चीजें क्लियर हो गई है? यस चलिए क्वेश्चन करिए। आर्टिकल प्रोविजंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मेंशन, क्या आंसर होगा इसका? Impeachment of the president can be initiated in either house. अब ये जो है या की शीट है, और तो मैंने पूरी की पूरी पीपीटी रोमा मैम के थ्रू आप लोगों के पास भेज दी है। ये शीट फिर भी भेज देती हूँ अगर आपके पास किसी के पास भी ऐसा है जो नहीं है, तो ये 25 क्वेश्चन की शीट है, ये आप कल कर लेंगे। कल हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आप करके रखिएगा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ये उसकी शीट है। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी एग्जीक्यूटिव जब तक चल रहा है तो बी एड का क्लास, तो बाद का क्लास बस आप रेगुलर करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो आज पे खत्म करते हैं, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर द डे एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, आई जस्ट अपार्ट फ्रॉम यू ऑल कि कोई डिस्टर्बेंस हुई, और बाकी आई ट्राई माय बेस्ट कि आगे आपको डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। राइट, थैंक्स फॉर द डे गाइस।